हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं रोहित कुमार। इस वीडियो में क्लास 9th के द्वितीयक सांविधिक परीक्षा का सोशल साइंस मॉडल प्रश्न पत्र 1 को डिस्कस करने वाला हूं और बताऊंगा कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसका सही और सटीक उत्तर। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारा उत्तर साधारण शब्दों में लिखा गया है और सटीक है। आपको ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आपको यह उत्तर और यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो अंत तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन है, जर्मन संसद का क्या नाम था? तो जर्मनी में जो संसद था उसका क्या नाम था? तो फ्रैंकफर्ट संसद उसका नाम था। दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या है? वह विभाग यानी वैज्ञानिक वानिकी क्या है? एक विभाग है, एक क्षेत्र है जिसके द्वारा पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। अर्थात वैज्ञानिक वानिकी एक क्षेत्र है, एक विभाग है जिसके अंतर्गत पुराने पेड़ों को काट दिया जाता है और उनके जगह पर नए पेड़ लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें। आयाम का अर्थ होता है वह आयाम होता है। आयाम मतलब वह पात्र, वह तरीका जिससे क्या किया जाता है? निर्धनता को मापा जा सकता है, कहा जा सकता है वो निर्धन है। तो निर्धनता के दो मुख्य आयाम लिखना है। यहाँ पे बहुत सारा आयाम दिया गया है, इनमें से आप कोई दो लिख सकते हैं। पहला है भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता अर्थात अनपढ़ होना, पढ़ा लिखा ना होना, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, ये सब ऐसे आयाम है जो निर्धनता को प्रदर्शित करती है। किसी के पास भूमि नहीं है तो वो निर्धन है, बेरोजगार है तो निर्धन है, परिवार का आकार बड़ा है तो भी निर्धनता कारण है, आयाम है, निरक्षरता है तो भी ये निर्धनता का आयाम है, बाल श्रम, असहायता, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, ये सब क्या निर्धनता के आयाम है। इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? सरकार ने जो बफर स्टॉक का निर्माण किया है वो क्यों किया है? ऐसे बफर स्टॉक क्या है? तो ये एक जगह है जहाँ पे पुराने जितने भी फसल खरीदा जाता है सरकार के द्वारा वो स्टॉक करके रखा जाता है। तो ये क्यों करती है? तो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण इसलिए करती है ताकि खराब मौसम या आपदा के समय अनाज की कमी की समस्या को हल किया जा सके। जैसे अकाल आ गया या किसी तरह से मौसम ख़राब हो गया, आपदा आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? अनाज नहीं मिलता है, तो सरकार बफर स्टॉक में जितने भी अनाज एकत्र करके रखती है उसे निकाल कर जनता को देती है, जिससे जनता भूखे ना मरे। अधिकार से आप क्या समझते हैं? ये शब्द काफ़ी प्रचलित है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता होना और उसकी मांग करना क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। अगर हम कुछ करने की हमारे अंदर स्वतंत्रता है तो ये अधिकार है, या फिर उसकी अगर मांग करना, हमारे पास करने की स्वतंत्रता नहीं है, कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उसकी मांग करना क्या है? अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची क्या है? ये कौन सी सूची है? मतदाता सूची से क्या समझते हैं? तो मतदाता सूची वह सूची है, यानी लिस्ट एक है जिसमें मतदाताओं का विवरण होता है, यानी कौन सा मतदाता का वोट दे सकता है नहीं दे सकता है, इसकी लिस्ट जारी की जाती है। हर वोटर का जो वोट देने वाला रहता है उसकी सूची होता है, लिस्ट होता है, जिसके तहत वे किसी विशेष क्षेत्र में विशेष शासक का चयन करते हैं। मुखिया का चुनाव होता है तो वहाँ पे बताता है कि आपके लिस्ट में है आपका नाम या नहीं है। नहीं है तो दूसरा उपाय होता है, और है तो आप वहाँ पे मत अपना यानी वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहीं कहीं केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु लिखेगा, कहीं कहीं मानसूनी जलवायु, तो यह दोनों होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद
के उदय के क्या कारण थे। नात्सीवाद जो था, नाजीवाद को ही नात्सीवाद कहा जाता है। तो जर्मनी में नात्सी पार्टी था जो हिटलर के नियंत्रण में था, तो उसके उदय का क्या कारण था, वो क्यों इतना विकास किया, आगे बढ़ा। तो क्या था ना, जर्मनी में नाजीवाद के मुख्य जो उदय था उनका मुख्य कारण क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो जर्मनी की आर्थिक मंदी। जर्मनी में आर्थिक रूप से मंदी आ गया था, काल आ गया था, इसलिए नाजीवाद का उदय हुआ। नात्सीवाद क्या है, एक सोच है, एक विचार है, इसका उदय हुआ था मंदी आ जाने के कारण। वाइमार गणतंत्र की असफलता। वाइमार गणतंत्र जो था वहाँ पे असफल हो गया था। साम्यवाद का डर, यानी लोकतंत्र जैसा साम्यवाद का अर्थ होता है। यहूदियों की विरोधी नीति। यहूदी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे उनकी नीति, जिसको दबाने के लिए भी नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी के संविधान की कमियां। जर्मनी के संविधान में क्या था, बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण भी चांस मिला नाजीवाद के उदय होने में। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर अगर नहीं होता शायद नाजीवाद का उदय नहीं होता। सबसे अगर मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो हिटलर का व्यक्तित्व ही वह कारण बनेगा जिससे नाजीवाद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बस्तर बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। बस्तर क्या है, ये स्थान का नाम है जहाँ के लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो आखिर क्या किए थे अंग्रेज उनके साथ, क्यों आखिर वे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे, देखते हैं। तो बस्तर के लोग वन को ही सब कुछ मानते थे। पहला पॉइंट अगर देखें तो क्या देखते हैं कि बस्तर के लोग क्या करते थे, वन को ही अपने सब कुछ मानते थे, माता मानते थे, हर चीज़ उनके लिए वन धरती माँ थी। जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो क्या हुआ, विद्रोह कर दिए, जिसके निम्नलिखित कारण थे। जिसके क्या थे, निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा वन को आरक्षित घोषित कर दिया गया, यानी जिस जंगल में लोग जाते थे बस्तर के लोगों को, उसको आरक्षित घोषित कर दिया और कह दिया गया कि इस जंगल में आप नहीं जा सकते हैं। भाई मेरा अपना जंगल है, मेरा अपना घर है, तो हम ही नहीं जाएंगे, तो लड़ेगा ही। बस्तर के लोगों को वन में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, मतलब अपने घर में ही जाने से रोक दिया गया। घुमंतू खेती को रोक दिया गया, यानी बस्तर के लोग जो घुमंतू खेती किया करते थे वो सब भी रोक दिया गया। लोगों का शिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई। जो शिकार करते थे उन पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, पाबंदी केवल लोगों पर लगा दिया गया और खुद शिकार करता था अंग्रेज सब। बस्तर के लोगों को वन्य उत्पाद को संग्रह करने पर पाबंदी लगा दी गई। वन से जो भी उत्पाद से, जैसे फल फूल, जैसे बैर वगैरह हो गया, या फिर और बहुत सारा फल फूल होता था, उसको एकत्र करने से क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। अंग्रेज ने बस्तर के लोगों को अपने मवेशियों को जंगल में ले जाने से रोक दिया गया। बस्तर के लोग मवेशियाँ पालते थे, भेड़ बकरियाँ पालते थे, तो जो जंगल में चराने ले जाते थे उसको रोक दिया गया। तो इससे जितना भी ये सब सरकार एक्शन लिया, उसके रिएक्शन में क्या किया, बस्तर के लोगों ने विद्रोह कर दिया गया कि हमारे घर में आकर क्या किया है, हम पर ही पाबंदी लगाता है। तो इस तरह से उनकी स्थिति खराब हो रही थी। अपने भेड़ बकरियों को जंगल में नहीं ले जा पा रहे थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए भी क्या किया, उन लोग ने विद्रोह कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। मतलब भारत में निर्धनता रेखा का आकलन का अर्थ है कि कौन लोग निर्धन है, कौन लोग निर्धन नहीं है, इसका आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह, यहाँ निर्वाह होगा, निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता पड़ता है। खाद्य आवश्यकता कौन कौन सी होता है, जैसे कपड़ा, जूतों, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है कि
इन सब बातों पर विचार किया जाता है कि लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा, और मिल रहा है तो ऊपर माना जाएगा। इन भौतिक मात्राओं को पहले क्या किया जाता है, रुपयों में उनकी कीमत से गुना कर दिया जाता है, और इस तरह से निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है कि इतना पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पैसा जो होता है निर्धनता रेखा का आकलन करने में बदलता रहता है। अगला क्या है, अगला एक और तरीका है निर्धनता रेखा के निर्धारण करने के लिए। तो भारत के लोगों को खाद्य पदार्थों से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिल रहा है, तो उसे गरीबी रेखा से क्या किया जाता है, ऊपर माना जाता है, अन्यथा नीचे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। यानी भारतीय खाद्य निगम जो भारत में किसानों से अनाज खरीदती है वो कैसे खरीदती है। तो कैसे खरीदती है देखते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज के रूप में गेहूँ, चावल और बहुत सारा चीज़ें होती है, 24 फसल है जिसे खरीदती है। तो को आदि को क्या करते हैं, खरीद कर उनका भंडारण करती है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। यानी बफर स्टॉक में स्टॉक कर दिया जाता है, इसलिए खरीदती है। उसके बाद क्या होता है और कैसे देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पाद वाले राज्यों में, जो राज्य अधिक उत्पादन किए हैं, अधिशेष यानी अधिक उत्पादन किए हैं, उन राज्यों में किसानों से क्या करते हैं, गेहूँ चावल खरीदते हैं। सरकार खरीदता है, किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है कि इतने मूल्य पर हम आपके फसल को खरीदेंगे, पहले से कीमत घोषित कर दिया जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत का घोषणा कर देती है। अर्थात किस तरह से खरीदती है, अगर एक लाइन में जवाब देना हो तो सरकार किसानों से उनके गेहूं और चावल को खरीदने के लिए पहले से एक मूल्य निश्चित कर देती है, और उस मूल्य पर किसानों से जो भी चावल गेहूँ जो भी अनाज है फसल है उसे खरीद लेती है। अगला क्वेश्चन क्या है। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। हम चुनाव को लोकतांत्रिक मानेंगे, यानी लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, चुनाव के बिना लोकतंत्र नहीं है। तो चुनाव को लोकतंत्र मानने का क्या आधार है, देखते हैं इसके विभिन्न पॉइंट को, कौन कौन से आधार है। तो पहला क्या है कि पहला, हर किसी को मत देने का अधिकार हो। पहला आधार क्या है, चुनाव को लोकतंत्र अगर मानना जाए, अगर ये होए कि लोकतंत्र को चुनाव को लोकतंत्र माना जाए, तो पहला क्या शर्त है, पहला आधार क्या है। तो पहला कि हर किसी को मत देने का अधिकार हो, जो 18 वर्ष से ऊपर है, या अलग अलग क्षेत्र देश में अलग अलग तरह का मापदंड है, उसके मत का एक समान महत्व हो, तभी लोकतंत्र को क्या माना जा सकता है, चुनाव को क्या माना जा सकता है, लोकतंत्र। जब हर किसी को मत देने का अधिकार हो और मत का एक समान महत्व। दूसरा आधार क्या है। तो चुनाव में अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए विकल्प उपलब्ध हो। अर्थात एक ही पार्टी रहेगा, एक ही उम्मीदवार खड़ा रहेगा, तो चुनेगा क्या, तो फिर चुनाव कहाँ हुआ, नहीं हुआ। लोकतंत्र का मतलब होता है चुनाव। तो क्या होता है, विकल्प होना चाहिए। तीसरा क्या है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। अर्थात 5 वर्ष में जैसे मिलता रहता है, तो क्या हो, अंतराल मिलता रहे, ताकि हम नए नए चुनाव करते रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराने जाने चाहिए, तभी चुनाव को क्या कहा जा सकता है, लोकतंत्र का आधार। चौथा क्या है, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुनाव हो सके। जैसे कि हम ऐसा नहीं हो कि इसको चुने और वहाँ जाके कोई दूसरा जीत गया है। पांचवा क्या है, चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा के व्यक्ति को क्या कर सके,
चुन सके। तो ये सब चुनाव के कुछ आधार हैं जिसके तहत ही चुनाव को लोकतंत्र का रूप यानी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? अर्थात ये एक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। पता होगा संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरह का अधिकार है? तो देखते हैं उत्तर क्या है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि यह उल्लेख है कि यदि दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का यदि दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे कि जितना भी स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अगर आपको नहीं मिलता है या उल्लंघन होता है या व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से क्या किया जाता है, रोका जाता है या वंचित रखा जाता है, तो वह व्यक्ति संवैधानिक उपचार अधिकार के तहत अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानी उन किस अधिकार के तहत, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकार को संरक्षित करती बचाती है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को क्या कहा है, आत्मा कहा है। इस अधिकार को आत्मा कहा है कि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी अधिकार से अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये अधिकार है तो अगर बाकी अधिकार नहीं मिलता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? अर्थात वह कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, तो ये ग्लोब है। ग्लोब से पूरब की ओर पूरब से पश्चिम की ओर जितनी भी रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश कहते हैं, और ग्लोब के उत्तर से दक्षिण की ओर जितनी भी रेखाएं खींची जाती है उसे देशांतर कहते हैं। तो कर्क रेखा भी एक अक्षांश है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरता है, जिसके कारण कर्क रेखा के दक्षिण भाग में उष्ण जलवायु होता है, अर्थात गर्म जलवायु होता है, जबकि उत्तरी भाग में उपोष्ण जलवायु होता है, अर्थात थोड़ा सा कम। अब इस तरह से क्या होता है, भारत 2 जलवायु में बट जाता है। तो भारत का जलवायु प्रभावित हुआ, 2 जलवायु में बट गया। अगला क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई से कैसे जलवायु प्रभावित होता है, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो ऊंचा है, जो शीतकाल के मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है। अत्यधिक ठंडी हवाओं को ये रोक देता है, जो हिमालय से पार से उत्तर की तरफ से आता है। भारत में प्रवेश होने से क्या करता है, रोकता है, भारत में आने नहीं देता। अगर आता तो फिर क्या करता, भारत की जलवायु काफ़ी गर्म हो जाती यानी ठंडी। तो इन हवाओं को रोकता है और भारत की मानसून को भी उत्तर भारत से पार नहीं जाने देती। अर्थात भारत में जितनी भी मानसूनें उठती है जो वर्षा करवाती है उसे उत्तर भारत से पार नहीं होने जाने देती। अगर चली जाती तो फिर भारत में वर्षा काफ़ी कम होती, और नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है, भारत में लौटती मानसून का निर्माण होता है। अर्थात हिमालय रोक देती है और उसे वापस कर देती है हवाओं को, जो मानसून हिमालय से टकराती है उत्तर की जाने की ओर कोशिश करती है, उसे क्या करता है, घुमा देती है, जिसे लौटती मानसून कहते हैं, और फिर से भारत में वर्षा होती है। अगर ये ऊंचाई हिमालय नहीं होता तो क्या होता कि वो लौटती मानसून भारत में नहीं होता, ये पार चला जाता और दूसरे देश में जाकर वर्षा करवाता। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है वायुदाब और पवन। वायुदाब भी और पवन भी क्या करते हैं, तो जलवायु को प्रभावित करते हैं। किस तरह से, तो ठंडी ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में उच्च वायुदाब बना देते हैं, जिसके कारण ठंडी पवन दक्षिण भाग की ओर बहती है,
जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, महासागरीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब होने के कारण पवनों की दिशा बदल जाता है और यह पवनें उत्तर से पूर्वी की ओर बहने लगती है, जिससे मानसून का आगमन होता है। तो इस तरह से भी क्या होता है, भारत की जलवायु चेंज होते रहती है। अगला क्या है, जेठ धाराएं। अब जेठ धाराएं कैसे मानसून को प्रभावित करता है, तो जेठ धाराएं एक पश्चिमी हवाएं हैं जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ, शीत ऋतु में वर्षा, पश्चिमी चक्रवात जैसे घटनाएं होती रहती है। तो जेठ धाराएं भी क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कभी चक्रवात ला देता है, तो कभी शीत ऋतु में वर्षा करवा देता है। तो अनेक अनेक तरह से घटनाएं होती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि जो युद्ध होते हैं उससे जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, अर्थात कैसे प्रभावित होते हैं जंगल युद्ध होने से। तो क्या है, युद्ध के कारण निम्नलिखित प्रकार से जंगल प्रभावित होते हैं। किस तरह से जंगल प्रभावित होते हैं जब युद्ध होता है, तो देखते हैं। युद्ध के समय क्या होता है, सैनिकों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी सैनिक के सामान की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ काट दिए जाते हैं। तो जंगल प्रभावित होगा ही। अगर युद्ध नहीं होता, सैनिकों के लिए सामान नहीं दिया जाता, तो शायद जंगल नहीं काटे जाते। कभी कभी युद्ध में भस्म करो भागो नीति अपनाते हैं, यानी भस्म कर दो जंगल को और भाग जाओ, जिससे क्या है कि दुश्मन जलते हुए जंगल से पार नहीं हो पाता। तहत पूरे जंगल में आग लगा दी जाती है, तो इससे क्या होता है, जंगल पूरा जल जाता है। अगले किस तरह से होता है प्रभावित, युद्ध के समय अपने दुश्मनों को जंगल में ढूंढने के लिए कितने पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। लोगों को लगता है कि एक देश को किसी जंगल में मेरा दुश्मन छिपा हुआ है, तो जाता है ढूंढने के लिए, तो इधर एक काट दिया, उधर एक पेड़ काट दिया। इस तरह से काटते काटते हर रास्ता साफ करते करते जाते हैं, तो इससे जंगल का पेड़ क्या होता है, कटते जाता है। युद्ध के समय जंगलों को कटवा कर उद्योगों का स्थापना किया जाता है। युद्ध के समय जंगल को कटवा कर उद्योगों का स्थापना किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, सैनिक हथियार बनाया जा सके। बहुत सारे गांव वाले युद्ध के समय सरकार को फंसा देख, यानी गांव के समय क्या, गांव के लोग क्या करते हैं, अरे सरकार युद्ध में फंस गया है, तो इससे क्या होता है, खेती के लिए भूमि का विस्तार करते हैं। अर्थात जंगल के समीप जितने भी रहते हैं किसान, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पे खेती के लिए भूमि साफ करते हैं। तो इस तरह से युद्ध से क्या होता है, जंगल नष्ट होता है, काफ़ी प्रभावित होता है। तो युद्ध अगर ना होता तो शायद जंगल बचता, और युद्ध होता है तो जंगल बर्बाद होता ही है। चाहे जिस तरह से भी बर्बादी हो, लेकिन बर्बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्धनता को अर्थात गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यों का वर्णन करें। अर्थात निर्धनता यानी गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों को क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखते हैं कौन कौन सा कारण है जो निर्धनता को दूर करने के लिए चलाया गया है। तो वे निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको क्या कहते हैं, मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो ये अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या क्या है सुन देखते हैं। तो इस अधिनियम को 2006 में लागू किया गया था पूरी तरह से, लेकिन बना कब था, 2005 में बना था, लेकिन पूरी तरह से लागू किया गया था 2006 में। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष 100 दिनों का रोजगार देना है, जिससे लोगों को रोजगार मिले, उनकी आय बढ़े और उनकी जीवन स्तर बेहतर हो और गरीबी से दूर हो जाए। तो एक वर्ष में 100 दिन का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को, जो भी आवेदक है जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है, 15 दिनों के रोजगार अगर नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, अर्थात उसको कुछ धनराशि दी जाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों का जीवन स्तर को क्या करना है, ऊंच करना है। जीवन स्तर को क्या करना है, ऊंचा करना है, ऊपर उठाना है। अगला योजना क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो इस योजना का आरंभ 1999 में किया गया है।
किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धनता परिवारों को समूहों में संगठित किया गया, यानी समूह बनाया गया लोगों का। इस समूह को बैंक, ऋण और सहकारी सहायता द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया गया, यानी बैंकों से ऋण दिया गया, सहकारी सहायता दिया गया और इससे लोगों को जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कार्यक्रम कौन सा शुरू किया गया था। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 2004 में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम को सबसे पहले सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। जो काम करने के इच्छुक हैं और जो बेरोजगार हैं उनको क्या किया गया था, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें, यानी भारत में जो चुनाव आयोग है उनका क्या भूमिका, क्या रोल है, आखिर वो क्या करती है, हमारी भारत में क्या काम करती है उसका वर्णन बताना है। तो पहला क्या करती है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका निम्नलिखित है। पहली भूमिका क्या है कि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराती है, प्रयास करती है लेकिन शायद पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, लेकिन करवाने का प्रयास करती है। निर्वाचक नामावली तैयार करती है, अर्थात कौन वोट दे सकता है कौन नहीं दे सकता है इसकी पूरा लिस्ट जारी करती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, अर्थात राजनीतिक दल में जितने भी लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं उनकी पंजीकरण करती है या नामांकन करती है। विभिन्न दलों या प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह देती है, यानी कौन सा पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह देना है, कौन से उम्मीदवार को कौन सा चिन्ह देना है, जैसे केला छाप, सेब छाप है कि नहीं, ब्लेड छाप, गुब्बारा छाप, इस तरह से चुनाव जो देती है वो चुनाव आयोग देती है। अधिक वोट प्राप्त प्रत्याशी का घोषणा करती है, यानी जिसको अधिक वोट मिलता है उसका घोषणा करती है चुनाव आयोग। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए आयोग की घोषित करता है, जो गलत है उसे गलत साबित करता है। संसद विधायक की योग्यता, यानी दल बदल को छोड़कर राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी ये सलाह देती है। कौन, चुनाव आयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी ये सलाह देती है। जब वो किसी काम को नहीं कर पा रहे होते हैं तो ये सलाह भी देती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो का जितना भी प्रश्न है वो सारा उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा, साधारण लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो मॉडल सेट का अंतिम और 18वां प्रश्न है कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जो वर्षा ऋतु होती है उसकी क्या विशेषताएं, इसका वर्णन करना है। तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो नीचे दी गई है, एक करके देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है। तो भारत में वर्षा ऋतु का आरंभ जून में होता है, यानी जून के महीने में होता है और यह अक्टूबर नवंबर तक रहती है। अक्टूबर नवंबर तक रहती है। इस ऋतु में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से मानसून उठती है और भारत में क्या करवाती है, तो वर्षा करवाती है। यहाँ वर्षा होगा, वर्षा करवाती है। भारत में वर्षा ऋतु 6 महीने तक होती है। कितने महीने तक वर्षा होती है, 6 महीने तक। अगला पॉइंट है कि पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान में एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये भारत की वर्षा की क्या है, विशेषता है। एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है, अर्थात इस वर्ष जितनी वर्षा हुई अगले वर्ष उससे अधिक या कम होती है। अलग अलग वर्ष में अलग अलग वर्षा की मात्रा होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा समान नहीं होती,
किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, किसी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। हर क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाया जाता है। ठीक है। अगला विशेषता क्या देखते हैं, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक बाढ़ आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखा की आशंका बनी रहती है। तो किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो किसी क्षेत्र में सूखा होता है। तो ये क्या था, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषता। उम्मीद करते हैं कि हर क्वेश्चन का उत्तर आपको सटीक, साधारण, सरल लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है उत्तर, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।